आओ नेक्स्ट अपन देखते हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक। तो जो अभी अपन ने देखा 17 सितंबर 18 सितंबर 19 है ना, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, नए संसद भवन का पहला कार्यवाही दिवस, और उसी दिन ये लोकसभा में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन विधेयक। विधेयक के रूप में अभी अपन देख रहे हैं, है ना। ये विधेयक क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे संसद का देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्या, पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कानून बनाना। तो कानून बनने की जो सबसे पहली स्टेज है वो है विधेयक, ठीक है। विधेयक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिल। तो बिल के रूप में इंट्रोड्यूस होता है कि अपन को इस संदर्भ के अंदर कानून बनाना चाहिए, तो संसद। और संसद में क्या चीज़ें आती हैं, संसद का सर्वोच्च सदन जिसको उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा, देन फिर लोकसभा निम्न सदन, और उसके बाद राष्ट्रपति। ये तीन चीज़ मिलके भारत की संसद बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारतीय संसद में तीनों चीज़ें होंगी, वो आप देखो, समझ गए। अब फिर क्या है, अब ये विधेयक के रूप में पास हुआ बिल, ठीक है। तो बिल, और फिर जब ये बिल पूरा सर्वसम्मति से हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, और फिर ये आर्टिकल बन हुआ, एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, विधेयक बिल बन जाता है, बस सॉरी विधेयक बिल कहलाता है, ठीक है। विधेयक तो बिल कहलाता है, और ये जो एक्ट बन जाता है तो उसको अपन अधिनियम बोलते हैं, अधिनियम, ठीक। एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरा क्या अपन को देखना है इसके अंदर कि जब बनता कैसे, देखो तो बिल को एक्ट के रूप में आने में टोटल 4 स्टेज होती हैं। 3 तो आपके सामने ही, क्या कि पहले तो संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा लोकसभा, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा भी हो सकता है, इन दोनों का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर वो राष्ट्रपति के पास 1 2, फिर तीसरे स्टेज पे अपन पढ़ते हैं वो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आता है चौथी स्टेज, जो कि बुक्स में और अमूमन जैसे अपन न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, जैसे दर्पण वगैरह, उनके अंदर वो चीज़ गायब होती है। वो चीज़ क्या होती है, वो GN है। वो GN क्या, गजटेड नोटिफिकेशन, राजपत्रित अधिसूचना, है ना। भारत का राजपत्र होता है। भारत का राजपत्र क्या है, एक तरह से यूँ मान लो कि एक मोटा रजिस्टर है, एक बाइंडिंग है, ठीक है। तो जितने भी कानून बनते हैं वो लागू कब होते हैं, जिस दिन उसकी अधिसूचना निकलती है, गजटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। गजटेड नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, गजट। तो भारत सरकार का गजट है, गजट क्या है, किताब है, ठीक है। उस किताब के अंदर वो नीचे अपेंड होता है, तो होता है गजटेड नोटिफिकेशन हो गया। जैसे अपन बोलते हैं गजटेड ऑफिसर, तो गजटेड ऑफिसर क्या, जिस पोस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए गजटेड नोटिफिकेशन निकलता है, उसको, उस पोस्ट को अपन गजटेड पोस्ट बोलते हैं गजटेड ऑफिसर अटेस्ट करा के लाओ। तो वो गजट के अंदर उन पोस्टों का उल्लेख है। और मतलब जो गजट सरकार ने, जैसे गवर्नमेंट निकालते हैं गजट कि ना, भारत के, जैसे आप जैसे यूपीएससी के अंदर जैसे सिलेक्शन होएगा तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में क्या होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हियर बाय प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फलाना फलाना, ऐसे। फिर एक नीचे व्यक्ति के साइन होते हैं, उसमें लिखा रहता है राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति की। और ये तो ये है। फिर जैसे उसका जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो आप जैसे मान लो यूपीएससी 2025 वाला एग्जाम आप दे रहे हो, तो फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें वो सबसे ऊपर वो निकाल रहता है कि भारत सरकार का राजपत्र, गजटेड नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया। उस नोटिफिकेशन के अंदर वो पूरा उल्लेख होता है कि इतनी पोस्ट हैं, ऐसे ऐसे भरी जाएंगी, ये सब। तो इसलिए वो जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी गजटेड पोस्ट होती हैं, ठीक है। इसलिए उनको बोलते हैं अपन गजटेड, उस पोस्ट पर नियुक्त होने वाले को इसलिए अपन बोलते हैं गजटेड ऑफिसर, समझ गए। तो गजटेड ऑफिसर का मतलब ये नहीं होता है कि जो अटेस्ट करते हो गजटेड ऑफिसर होता है, वो तो उसकी पावर हो गई, जिस पावर से वो अटेस्ट कर पा रहा है। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट पर बैठा उस पोस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो गजटेड नोटिफिकेशन के थ्रू आया था, इसलिए वो गजटेड ऑफिसर है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मैंने चारों आपको क्रम बताए, तो ये चारों क्रम इसमें अपन देखेंगे। पहले तो संसद के दोनों सदन, फिर राष्ट्रपति, और उसके बाद गजटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखें होती हैं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं गजटेड नोटिफिकेशन। या एक क्वेश्चन यही साधारण सा है कि क्या दोनों सदनों के कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दें तो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है? नहीं होता। लागू किस दिन से होता है? जिस दिन उसका गजटेड नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक। तो ये चरण अब इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक। आ जाओ, सबसे पहले अपन देखते हैं विधेयक। तो ये 128वां संविधान संशोधन, ऐसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन विधेयक था। अधिनियम नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। फिर अधिनियम है 106वां। तो आप देखो यहाँ थोड़ी सी चीज़ समझो आप। भाई मैंने यूँ बताया कि ये 128वां तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, और ये कन्वर्ट जब हुआ एक्ट में तो ये 106वां बना कि नहीं बना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि सर, जैसे अपन बोलते हैं नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता। कहने का मतलब क्या है कि हर बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अगर ये हर बिल एक्ट में कन्वर्ट होता तो क्या ये 128 बराबर नहीं होते क्या? मुझे बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि सर वही, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ये अपन जैसे आप इसमें से देखोगे तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है करीबन 22।
तो 22 बिल ऐसे हुए हैं जो कि अधिनियम के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए। समझ गए? अब कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, अपन ये टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, इसमें आप जैसे नीचे एक लाइन पढ़ोगे तो एक लाइन आएगा कि ये कौन सा प्रयास था, कौन सा प्रयास है, ये 7वां प्रयास है जो सफल हुआ है। तो असफल प्रयास कितने हैं? 6। तो ये 6 बार आया, पहले वही बिल के रूप में आया। भाई अभी मैंने बताया ना कि 6 लहरें ऐसी हैं जिनको साहिल नहीं मिला, साहिल का मतलब किनारा, तो नहीं मिला, तो वो 6 लहरों में 22 लहरें ऐसी हैं, तो 22 में तो 6 तो इसी से जुड़ी हुई हैं यार। तो ये चीज़ अपने को समझनी है। तो एक आया हुआ एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि हर विधेयक अनिवार्य रूप से अधिनियम में कन्वर्ट होना जरूरी है, गलत। एक तो ये है, एक ये थे कि अब जैसे अपन ने देखा कि 22 ऐसे हैं बिल ऐसे हैं जो कि अपने क्या कि नहीं बन पाए, कानून नहीं बन पाए। तो सर इस एक बिल की लाइफ कितनी होती है? भाई 22 बिल खत्म हो गए ना, तो सर एक बिल की लाइफ कितनी होती है, समझ रहे हो? तो ये अपन जैसे देखेंगे कि कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा के अंदर विचाराधीन था और बीच में लोकसभा विघटित हो जाती है, तो वो खत्म हो जाता है। राज्यसभा के अंदर पास हो गया, लोकसभा के अंदर आया था लेकिन लोकसभा बीच में विघटित हो गई, तो खत्म हो गया। राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन के लिए था, ठीक है, तो वो और बीच में लोकसभा विघटित हो गई। भाई राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है ना, लेकिन लोकसभा विघटित हो गई, लेकिन राष्ट्रपति के पास था, तो क्या वो जीवित बचा रहेगा? क्या बिल्कुल बचा रहेगा। तो देखो इसका क्ल्यू क्या है ना, ये जो 22 जो खत्म हो गए ना, उनका क्ल्यू मैं बता रहा हूँ। उनका क्ल्यू सिर्फ इतना सा ही है कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति ये बॉस है, बॉस है ना भाई। संसद अपन जैसे देखते हैं राज्यसभा लोकसभा फिर राष्ट्रपति, तो ये बॉस है। तो इस बॉस का जो नाम है ना, वो नाम ही काफ़ी है। क्या? नाम ही काफ़ी है। बस ये क्ल्यू आप जैसे लिख लो। ये मैं उस 22 की कहानी बता रहा हूँ, अपन थोड़ा सा इससे अलग चले गए हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति, भाई क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, इधर देख लो ना, ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये राष्ट्रपति, ये तीन ही स्थिति से गुजरेगा ना। मैंने सबसे पहले आपसे कंडीशन ये पूछी, राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में पास नहीं हुआ और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो सीधी सी बात है कि भाई लोकसभा पास नहीं हुआ तो वो बिल क्या हो जाएगा? वो बिल खत्म हो जाएगा। लास्ट में अपन इसका स्टेटस डाल देते हैं, वो बिल खत्म हो गया। दूसरी स्थिति ये हुई कि राज्यसभा के अंदर पेश हुआ था, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर पेंडिंग था और लोकसभा विघटित हो गई, ठीक है। अभी राष्ट्रपति के पास तो पहुंचा ही नहीं है, तो मैं डैश डैश लगा रहा हूँ, तो ये भी खत्म हो गया, क्योंकि जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो ही नहीं रहा, तो बिल क्या रहेगा। अब तीसरी स्थिति अपन क्या देखते हैं कि जैसे राज्यसभा से पास हुआ और राज्यसभा में लोकसभा में पारित हो गया, इधर भी पास, इधर पास हुआ और पारित हो गया, फिर इधर वो पास हो गया। भाई इंट्रोड्यूस तो एक में ही होगा ना, फिर वो इंट्रोड्यूस वाला पास करेगा, फिर अगला पास करेगा। और इसका विलोम भी उतना ही सही है कि इधर इंट्रोड्यूस हुआ था, पास हो गया, और फिर इधर, दोनों में टिक का मतलब ये है कि किधर से क्या समझ लो, ठीक है। अब वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग था, राष्ट्रपति ने अभी उस पर साइन नहीं किए हैं, बीच में ही लोकसभा विघटित हो जाती है, तो उस बिल का क्या होगा? वो बिल बचा रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कहने का मतलब इसके अंदर, समझ गए। सबसे पहला क्या था? राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा से पारित हो गया था, लोकसभा के अंदर पेंडिंग था, क्रॉस का मतलब ये लगा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति का तो गया ही नहीं, ये इसकी लाइफ है कि उसका क्या होएगा, उसका स्टेटस क्या होएगा लोकसभा की विघटन में, खत्म। दूसरा अपन ने देखा राज्यसभा में पास हो गया था, सॉरी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर पेंडिंग था, तो वो लोकसभा के डिसॉल्व होते ही खत्म हो जाएगा बिल। तीसरा, लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा ने पास भी कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग था। या दूसरी स्थिति अपन मान लेते हैं, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, और वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग था, समझ रहे हो? राष्ट्रपति के पास चला गया, प्रेसिडेंट ऑफिस ने एडमिट कर लिया, हाँ भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा नहीं है कि देखो कि वो रास्ते में था, आप सोचो कि भाई वो स्पीकर ने साइन किए थे और राष्ट्रपति को भेजने वाले थे, उससे पहले लोकसभा विघटित हो, तो वाले थे ना, वो राष्ट्रपति ऑफिस में तो नहीं पहुंचा ना, तो खत्म। तो लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता कि राष्ट्रपति ऑफिस में नहीं पहुंचा, नहीं, बस यही है कि राष्ट्रपति के पास विचाराधीन था। भाई वो साइन करेगा ना, संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल बोलता है? जैसे आप भाग 5 खोलना, भाग 5 खोलोगे, खोल के देखो, और सबसे पहला अपन आर्टिकल जैसे पढ़ोगे तो बिड़ते आएगा आर्टिकल नंबर 79 संसद का गठन, इसको पढ़ो, इसमें चीज़ लिखी हुई है कि संसद बनेगी किससे? दोनों सदनों राष्ट्रपति को मिला के। तो राष्ट्रपति के ऑफिस में तो पहुंचा ही नहीं था यार, या पहुंच गया, नहीं पहुंचा था तो वैसे खत्म, पहुंच गया, वहां से निकल गया, यस वी हैव रिसीव्ड एंड विल इन्फॉर्म यू सून, फिर बीच में लोकसभा विघटन हो गया, तो उस बिल का क्या होगा? वो बिल बना रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है। तो क्या है? बॉस का तो नाम ही काफी है, बॉस कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। अब उसके पास पड़ा हुआ है तो वो बिल बिल्कुल बना रहेगा, वो समझ गए। ये चीज इसके अंदर है, अपन को ध्यान में ये चीज रखनी।
तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना, ये बिल की लाइफ है। ये मैं अपन किन लाइफ की चर्चा कर रहे हैं, वो जो 22 जो है ना, 128 106 22 जो है ना जो नहीं बने, तो 6 तो इसी के ही हैं। तो बिल्कुल यही इशू उसके अंदर चलता है। ओके, अब अपन आगे आ जाते हैं वापस विधेयक 128वां विधेयक, ठीक है ना, 128वां संविधान 128वां संविधान संशोधन विधेयक, 106वां अधिनियम एक्ट, विशेष सत्र आया अभी अपने पढ़ा, ठीक है। आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये विशेष सत्र लिखा हुआ है। तो विशेष सत्र क्या था, वो जो स्पेशल सेटिंग चल रही थी, देखो एक तो वो था। फिर दूसरा देखो क्या है कि जैसे अपन ये देखते हैं, जो अब पहले मेरी बात ये बताओ कि अपन आर्टिकल नंबर 87 देखते हैं, क्या आर्टिकल नंबर 87 इसके ऊपर लागू हो रहा है क्या विशेष सत्र पर? आप ये देखो भाई, दो ही तो आर्टिकल है, या तो 107 है 108 है, ये दो ही तो हैं। तो क्या 87 लागू होता है क्या सर इस विशेष सत्र पर? तो पहले 87 को जान लो, वो है क्या सर। उसके अंदर दो चीज़ लिखी हुई है, एक तो नवीन लोकसभा और दूसरा वर्ष के प्रथम सत्र का प्रथम दिन। तो पहले तो मुझे बता दो, क्या ये प्रथम 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था क्या? नहीं था, वो तो पहले ही हो चुका, जिसमें वो 7 देश बुलाए गए, पड़ोसी देश। तो लोग, ये पहली वाली बात लागू नहीं होती। फिर सर क्या वो साल का पहला तक साल नहीं था यार, ये तो अपन 19 सितंबर की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये आर्टिकल नंबर 87 तो ये लागू ही नहीं है। तो फिर इसमें क्या लागू है सर? इस पर अनुच्छेद 352(8) लागू है। तो कैसे भूल गए यार? अब मैंने बताया था ये अभी तक 10 बार इसके तहत स्पेशल सेटिंग हुई है, वो 10वें तो इसका 10वें नंबर पे तो नाम था, ऐसे याद रखो। तो अब याद रखो ये किस में पारित हुआ है, वो ये पूछेगा। आर्टिकल नंबर 87 के तहत जो संवेद सदन होता है उसमें पारित हुआ। आर्टिकल नंबर 108 की तो संयुक्त बैठक होती है, उसमें पारित हुआ नहीं। ये तो आज तक 3 बार हुई है, ठीक है। अपन देखते हैं, जैसे सबसे पहले डॉरी 62, फिर नेशनलाइजेशन 69, फिर अपने पोटा 2002, उसके बाद ये चौथी बार तो ये हुई नहीं है। तो फिर ये कौन सा है? ये वो 10वीं बार वाला है। तो इसलिए याद रखो ये विशेष सत्र स्पेशल सेटिंग स्पेशल सेशन 352(8), समझ गए? ये चीज़ है। अब आप देख लो कि मैं अगर अक्टूबर में आपको नहीं लेके जाता तो क्या ये आसान था क्या चीज़ों को समझना? ये 352(8) इसमें लिख लो। 19 सितंबर लोकसभा में पारित, गणेश चतुर्थी और लिख लो, तो उससे गणेश चतुर्थी याद होती है आपको, गणेश गृह प्रवेश याद आ जाएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और फिर वो BS फॉरवर्ड याद रखते जाओ, 1 पंथ 2 काज यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर बहुमत की 454(2), कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपन देखते हैं 543 पे जैसे इस समय चुनाव हुए हैं, लेकिन उस समय जो मौजूद जैसे थे अपने पहले पास हुआ है, देखो ये लोकसभा से, तो लोकसभा के अंदर जो मौजूद थे तो टोटल 456 सदस्य, उन्होंने 54 ने यस में किया और 2 ने अगेंस्ट में किया। तो वो दोनों जो ये नहीं असुद्दीन ओवैसी इसने 2 वोट डाले, नहीं, इसकी पार्टी के 2 MP उन्होंने अगेंस्ट में वोट डाले, ऐसे, ठीक है। ये अपने आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीटें हैं दोनों, ये तो ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये याद रखो लोकसभा 19 सितंबर। अब देखो लोकसभा के अंदर आया, ये लोकसभा के अंदर पास हुआ, इंट्रोड्यूस लोकसभा में, और लोकसभा से सेम डे पारित हो गया। फिर 21 सितंबर, ठीक है, 2 दिन बाद 19, 20, 21 राज्यसभा में पारित हो गया दोनों से चला गया। अब राष्ट्रपति के पास चला गया। अब इस बीच में अगर लोकसभा डिजोल्व हो जाती तो ये बिल बना रहता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास चला गया इस। फिर राष्ट्रपति ने कब साइन किए? अपन से देखते लिखा होगा 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो 3 चरण होते हैं विधेयक के कानून बनने के लिए, तीनों चरण पार हो चुके। अब चौथा चरण कब आया? इसमें लिख लो 4th चरण, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है, ऐसे वैसे, जैसे अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन अपन पढ़ रहे हैं, तो वो JPC को भेज दिया गया है। तो वो अलग है, वो जब पहले जब वो इंट्रोड्यूस जिस हाउस में होता है ना, उसी की चरणें होती हैं, उसमें वो भेजते हैं दूसरे चरण के अंदर। उसमें मत फंसो, अपन तो मोटा मोटा देख रहे हैं। गजटेड नोटिफिकेशन निकल गया, राष्ट्रपति अधिसूचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके ब्रैकेट में लिख लो लागू। अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, लेकिन जब तक वो गजटेड नोटिफिकेशन लागू नहीं होता तब तक वो, मतलब गजटेड नोटिफिकेशन नहीं निकलता तब तक वो कानून लागू नहीं होता है। आप ये मत सोचो, क्वेश्चन ये तो आया हुआ है, राष्ट्रपति के साइन करते ही तत्काल वो अधिनियम, मतलब विधेयक अधिनियम बन जाता है और वो संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। या यूं कहते हो कि भारत में लागू हो जाता है? नहीं, लागू कब होगा? जिस दिन क्या निकलता है, उसका GN निकलता है, गजटेड नोटिफिकेशन निकलता है, राष्ट्रपति अधिसूचना निकलती है। ये क्या होती है? ये शुरू में हमें बताया आपने। आरक्षण, महिला आरक्षण की बात करता है, कितना? 1/3। अब आप इसमें देखो थोड़ा सा है ना, कैसे स्टूडेंट ज़्यादा समझदार बनता है वो मारा जाता है। इसके अंदर ये 33.33% नहीं लिखा हुआ है, 33% नहीं लिखा हुआ है भाई। 1/3 को ये तो फिक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100 गुणा किया और 33% निकल के आता है। क्या इसमें 33% लिखा हुआ है? सर वो बात दूसरी है कि होता तो जैसे, अरे भैया बात दूसरी कुछ ही है,
समझ गए। अपन को दिमाग नहीं लगाना है, दूध है, दही है, छाछ बोलो सर छाछ में दूध ही, अरे वो डेरिवेटिव है, अपन को डिराइव नहीं करना है, अपन को जो एग्जैक्ट है ना उस पर ध्यान है। ठीक है, जैसे भाई मंत्रिमंडल की स्ट्रेंथ लिखी हुई है तो उसमें 15% लिखा हुआ खत्म। अब दिमाग नहीं लगाना है सर इसको मैं बट्टे में लिखूं, भैया जो अधिसूचना में लिखा हुआ है ना 1/3 ही पढ़ेंगे, परसेंटेज लिखा हुआ परसेंटेज ही पढ़ेंगे, अपन को नहीं लगाना दिमाग उसके अंदर। ठीक, ये चीज़ है। ये आ गए तो 1/3 है ना, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात है। लागू किस किस में होएगा ये, एक तो अपन ने देखा कि लोकसभा के अंदर होएगा, ठीक है। दूसरा राज्यों की विधानसभा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सभी राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ विधानसभा लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो केंद्र हो, मैंने क्या बोला, चाहे वो केंद्र हो, यूनियन हो, चाहे वो राज्य हो, स्टेट्स हो, उनके अंदर जो दूसरा सदन होता है, केंद्र के अंदर दूसरा सदन होता है क्या, राज्यसभा। राज्यों के अंदर जो दूसरा सदन होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, विधान परिषद है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आर्टिकल नंबर 168 में अपन जैसे देखते हैं ना, ठीक है। तो विधान परिषदों में लागू नहीं है, ना ये राज्यसभा के अंदर लागू है। कहने का मतलब ये आधा आधा हुआ है। लोग सेंटर के अंदर सिर्फ एक हाउस, कौन सा, लोकसभा, ठीक है, जिसको पॉपुलर हाउस बोलते हैं, चाहे निम्न सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोला जाता है। ऐसे राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है उसको निम्न सदन बोलते हैं। विधान परिषदें जो भारत के 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, अपने महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनके अंदर ये जो उच्च सदन है जिसको विधान परिषद बोलते हैं वो है, लेकिन ये उनमें लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर में नहीं है आज विधान परिषद, ठीक है ना। तो सिर्फ निम्न सदन में लागू है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। उच्च सदन चाहे वो केंद्र का हो, लोकसभा, चाहे वो राज्य का हो, विधान परिषद, उनके अंदर वो लागू, ये लागू नहीं। पहली चीज तो ये। फिर आ जाते हैं अपन यूनियन टेरिटरीज पे। यूनियन टेरिटरीज पे तो अपन जैसे यूनियन टेरिटरी जैसे अपन जैसे देखते हैं कि आज की तारीख में अपने पास 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, केंद्र शासित, टोटल अपने 8 है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ऊपर जैसे राज्यों की बात करें तो 28 राज्यों के अंदर है अपने 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। 8 में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके अंदर विधानसभाएं हैं, विधान परिषद तो कोई सी भी नहीं है। सबसे पहले तो अपने पौंडीचेरी है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा अपने क्या है, ये अपने जम्मू एंड कश्मीर है। तो याद है, मैंने आपको जैसे ये पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 239, फिर उसमें 2 मॉडल पढ़ाए थे, ए और AA, ठीक है। ए मॉडल पौंडीचेरी था, AA मॉडल दिल्ली था, और जम्मू कश्मीर है वो दोनों का है, ठीक है। बताया था मैंने सारा, फिर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट देखे थे 1, 2, 18 ऐसे। तो ये क्या है, ये जो अभी ये अपन जैसे देखते हैं 106वां संविधान संशोधन, ये कहाँ लागू नहीं होगा, ये इस पौंडीचेरी में लागू नहीं है, ठीक है। और देखो उसमें क्या है, सिर्फ वो दिल्ली के अंदर लागू है, ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू नहीं है ये, ठीक है। अभी सिर्फ इसके अंदर ये लिखा गया है कि ये दिल्ली जो 100, इसका आप गजटेड नोटिफिकेशन पढ़ो ना, ये पढ़ो आप ओरिजिनल निकाल के, अगर खिलाड़ी बनना है तो इसको पढ़ो आप, है ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ो इसको कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। टेक्स्ट पे विश्वास मत करो इतना, मतलब जो डेरिवेटिव निकल के आता है, ओरिजिनल को पढ़ो तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी सारी, गजटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ केवल दिल्ली की बात लिखी हुई है, तो ना पौंडीचेरी उसमें ना जम्मू एंड कश्मीर है, तो अपन को सिर्फ बात क्या करनी है, सिर्फ दिल्ली के अंदर ये लागू है, ठीक है। और लागू नहीं है तो जो बच गए वो लागू नहीं है, 3 में से 1 में लागू है, दिल्ली पे 2 पे लागू नहीं है, खत्म। पौंडीचेरी जम्मू कश्मीर में नहीं है। कब से लागू होएगा, ऐसा नहीं कि तत्काल जैसे अपन ने गजटेड नोटिफिकेशन लागू हो गया 28, भाई इस गजटेड नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, ये लागू कब से होएगा। तो देखो इफेक्ट में तो आज से आ गया, लेकिन अभी जैसे अपन देख रहे हैं कि 18वीं लोकसभा का जैसे अभी गठन हुआ हाल ही में 2023 जून 2023 में 18th लोकसभा चल रही है, ठीक है। अपने राजस्थान के अंदर देखें तो 16th इस समय विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो ये जो चल रही है ना, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गजटेड नोटिफिकेशन में लिखा हुआ लास्ट लाइन के अंदर कि जो अभी रनिंग में जो लोकसभा और विधानसभा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साहब ये लागू कब से होएगा, ये लागू होएगा जो नई जनगणना व नए परिसीमन, नया पॉपुलेशन सेंसस आएगा, अभी अपने 2011 वाला पढ़ रहे हैं, और नया परिसीमन जब जैसे आएगा तो उसके बाद ये लागू होएगा। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये गजटेड नोटिफिकेशन में लिखी हुई है जो 28 सितंबर को निकला, ठीक है। तो इसमें ये लिखा गया कि नई जनगणना नए परिसीमन के साथ ये लागू हो जाएगा। फिर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो सर फिर तो हम भी इस गजटेड नोटिफिकेशन को तभी निकाल देते ना जब नई जनगणना नई परिसीमन, नहीं है ना। कम से कम आज अपन इस कहने की स्थिति में तो आगे ना, कानून बना चुकी है संसद, 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, लागू हो गया है, तो अब इस सब दिशा के अंदर काम चालू हो गया है। भैया जनगणना करनी है, 10 की जनगणना होती है, अपने नया परिसीमन होना है, ऐसे, ठीक है। और वैसे मैं आपको बताऊं जो अपनी ये जो सीट्स है ना टोटल 543, वैसे तो स्ट्रेंथ 550 है, लेकिन अपन ने जो 7 सीटें ये किसी राज्य को नहीं दे रखी है, ऐसा नहीं है खाली है, ये आवंटित ही नहीं है,
या अपन ने ऐसा सोच रखा है कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपना मिलेगा तो ये 7 सीटें अपन उसको देंगे। अभी तो चुनाव होते हैं 543 पे होता है, ठीक है। तो ये जो राज्यों को दे रखी है, जैसे अपने राजस्थान को 25 मिली हुई है लोकसभा में, 10 राज्यसभा के अंदर, ये 2026 तक फ्रीज है, इनमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी। राजस्थान को 25 सीटें मिली हुई ना लोकसभा में, तो ये 2025 तक फ्रीज है, ठीक है ना। अब ये वही नए परिसीमन भाई आएगा। अब जैसे देखेंगे भाई ये 10 की जनगणना होती है तो अपने होएगी, तो अब जैसे भाई 25 आएगा, धीरे चालू होगा तो जनगणना चालू हो जाएगी 27-28 में, फिर उसके रिजल्ट आएंगे अपन 2030 के लगभग अपन दे देंगे, 30-31 के अंदर, ठीक है। फिर वो नए परिसीमन होते हैं, परिसीमन मतलब जनसंख्या किधर से किधर गई, जैसे जयपुर की बढ़ रही है, सैटेलाइट टाउन देखते हैं उनमें कम हो रही है, तो फिर जयपुर में 1 सीट और मिलेगी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये नई जनगणना होती है और सीटें 2026 तक फ्रीज है सारा। अपन जैसे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है ना, एक एक आर्टिकल को बिल्कुल यूँ खोल खोल के समझाया हुआ है, सारी वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ही समझ लो आप। फिर प्रतीक्षा, कितने सालों से अपन प्रतीक्षा कर रहे थे ये ऐसा आएगा, तो मतलब ये तो 7वां प्रयास है जो सफल हुआ है। 6 प्रयास थे अब जो असफल हो गए, तो ये 6 प्रयास जो है ये गत 27 वर्षों के अंदर अपन ने की है, ठीक है। 27 वर्षों से प्रयास था, लेकिन देखो क्या होता है, अपन एक मारवाड़ी में कहते हैं कि रोड़ा जाता है किसकी खबर लेके आता है, मरेड़ी खबर लेके आता है, जिसको दूसरी तरह से बोलते हैं हाफ हार्टेड एफर्ट्स ऑलवेज फेल। तो अगर आप आधे दिल से प्रयास करोगे ना तो हमेशा फेल होते हैं। तो ये आधे दिल से प्रयास थे पिछले 27 सालों से, ठीक है, सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा विखंडित हो गई। अरे तो तुम पारित ही तब करवाते हो जब अपन को पता है ना ये अंतिम अधिवेशन है लोकसभा का, तो इसमें सिर्फ अगले वोट लेने के लिए कि हाँ हाँ देखो हम नारी शक्ति की कितनी वंदना करते हैं देखो। तो अरे तुम्हें इतनी चिंता थी तो जैसे तुमने चुनाव जीता तो पहले ही बैठक के अंदर ही इसको लेके आते ना, जैसे हमारे माननीय मोदी जी लेके आए हैं, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का पता लगती ना। तुम जाते जाते करते हो तो उसका तो मतलब तुम्हारे मन में क्या हमें पता है कि नहीं। तो पहले वो थे हाफ हार्टेड एफर्ट्स थे, ये है फुल हार्टेड एफर्ट्स, ठीक है ऐसे। तो प्रतीक्षा 27 साल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है जो इससे अनुच्छेद संबंधित है, वो अनुच्छेद 330 है। अब 330 क्या कहता है, ये तो SC/ST आरक्षण की बात करता है केवल लोकसभा में। SC/ST को देखो तो आरक्षण मिला हुआ लोकसभा में है, राज्यसभा के अंदर नहीं है SC/ST का आरक्षण। वो 12 सीटें जो रिजर्व है भाई, राज्यसभा के अंदर क्या है 250 स्ट्रेंथ है, ठीक है, 238 राज्यों से, स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से भरी जाती है। ये जो 12 है ये क्या है, ये राष्ट्रपति नॉमिनी करता है, वो है, तो ये रिजर्व नहीं है, ये तो नॉमिनी करते हैं, 5 क्षेत्रों से जो है वो निकल के आते हैं और राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं, ये ठीक है। तो रिजर्वेशन कहाँ है SC/ST का, केवल लोकसभा में। तो अब नया आर्टिकल जो जोड़ा गया, देखो ये तो है संबंधित, अब है नया इंट्रोड्यूस किया है 330 क्या है, सब आर्टिकल नहीं है ये ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, ये यू नहीं लिखा हुआ है 330 क्या है, ये यू नहीं है, ये ऐसे है खुला हुआ है 330 क्या है। अब जैसे आपसे पूछे ना कि कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें दोनों ऑप्शन में लिखे हुए क्या है, एक तो ब्रैकेट के साथ क्या है और एक विदाउट ब्रैकेट क्या है। तो जो नहीं पढ़ के गया वो तो यार दोनों एक ही, तो ये क्या ज़्यादा समझदार बन रहा है एग्जामिनर, अरे पागल, एग्जामिनर तो बेचारा गाय है, भोला है, समझ रहे हो, समझदार तो तू बन रहा है, दोनों में फर्क है, जाके देखना रिजल्ट आने के बाद। तो देखा ही नहीं, तो देखा नहीं तो इससे तो दिखा रहा हूँ, देख लो, तो पढ़ लेना, ये अलग से लिखा हुआ है कैसे, मतलब इंग्लिश में भी यूँ है, ब्रैकेट नहीं है, दोनों फर्क है, ब्रैकेट लगती है सब आर्टिकल हो जाता है। ज़्यादा जानने के लिए देखो इस आर्टिकल को देखो, 39A और 39 ये ब्रैकेट है, आपको समझ में आएगा मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ। 39 वही संपत्ति का दिख रहा है इसी संपत्ति का तो चलो, तो नया अनुच्छेद डाला गया 330A। ऐसे जैसे बता रहा हूँ GST लागू हुआ तो अपन बोला 279A मेन आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया भाग 12 के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि ये 330 यहाँ तक तो लिख दिया, अब मैं बताता हूँ कि जैसे जितने भी ये आर्टिकल है तो किसी न किसी भाग में तो आएंगे ही, तो कौन से भाग में आएगा मुझे बताओ, ये बताओ। अब देखो थोड़ा सा धीरे से दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ जैसे कहाँ कहाँ आएगा। सर 330 ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर इसके थोड़ा सा जैसे अगर अपन आगे जाएंगे ना सर, तो 352 आ जाता है सर, 352 सर, वो 18वां पार्ट के अंदर है इमरजेंसी। और इसके ऊपर मैं जैसे देखता हूँ तो सर 315 जो है ना सर, वो UPSC आ जाता है सर, वो आर्टिकल 14। फिर सर एक आपने और याद करा रखा है 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 15 है। तो सर ये कौन सा होगा, तो देखो आपने कुछ तो एलिमिनेट कर ही दिए, 14 गया, 15 गया, नीचे 18 है ना। अब यहाँ इन दोनों के बीच में जैसे अपन देखते हैं कि भाग 16 और 17 दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे, तो देखो कुछ तो आप क्लोज आए ना, जितना अपन जानते थे उसी से अपन ने क्लोज इसको किया है भाई। ये
यूपीएससी हो नहीं सकता, भाई भाग 14 के अंदर यूपीएससी 15 ये इलेक्शन हो नहीं सकता, 18 में इमरजेंसी है, ये हो नहीं सकता। तो अब ये आ जाता है भाग 16 और 17 के बीच में, है ना। तो कितना क्लोज में लिया आया, अब एक बार देखो आप, है थोड़ा सा जतन करो ना इसको, देखो एक बार और समझ में आएगा कि 330 के आर्टिकल जो है रिजर्वेशन, ये अपने विशेष उपबंध किए हुए हैं संविधान के अंदर, ये उसमें वर्गों के लिए विशेष उपबंधन, ठीक है। कौन से में गगन बताओ क्या मिला, नहीं देखा, देखो एक बार पढ़ो तो और समझ में आएगा, है ना। तो ये देखा अपन ने, ये आर्टिकल 16 के अंदर ही है। और जैसे मैं बता रहा था भाई 16 के अंदर जो आप वर्ड पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन, लेकिन किससे रिलेटेड, कुछ वर्ग विशेष से, वर्गों से। ऐसे भाग 21 जैसे आप देखोगे, पार्ट 21 जैसे देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है ट्रांजिशनल, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस, है ना। तो ये स्पेशल प्रोविजन भाग 16 की हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन, और भाग 21 के हेडिंग में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन। लेकिन 16 वर्ग विशेष में, 17 जो है ये किसी भौगोलिक विशेष के रूप में, जैसे 370 है वो जम्मू कश्मीर का था, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको अपन ने पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया हुआ था लेकिन जो वर्तमान में राज्य बन चुके हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें हैं अपने भाग 17 जैसे जो ये राजभाषा से संबंधित है, 18 में फिर अपन आई गए इमरजेंसी से यूँ। तो ऐसे यूँ क्लोज लाओ, इससे आपकी मतलब एक जो क्षमता है ना वो बढ़ेगी, सोचने की, रीजनिंग की, ठीक है। तो इसमें आप यहां लिख लो भाग 16। फिर अपन देखते हैं सीटें, लोकसभा के अंदर मैं बता रहा हूं, देखो ये 550 नहीं गिननी है, 550 तो टोटल स्ट्रेंथ है जो कि लोकसभा की अधिक, 550 देखो आंसर कब होता है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 550 होता है। अभी अपन पूछते हैं लोकसभा की इस समय क्या सदस्य संख्या है, तो 543 है। 7 सीटें कहाँ गई, 7 सीटें अपन ने बचा के रखी हुई हैं, कल को जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपने पास आता है उसको दे देंगे। 7 ऐसा नहीं खाली है, ये किसी राज्य को दी नहीं है, यूं है, ठीक है। इसका अपन जैसे एक तिहाई निकालेंगे तो कितनी निकल के आएंगी, 181। ये इसलिए है क्योंकि जैसे आप देखो समसामयिक वाले क्वेश्चन के अंदर ये था, लोकसभा के अंदर कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी फीमेल्स के लिए, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि एक तिहाई, उसने तो ये लिखा हुआ है 160, 170, 180 या 190। तो हालांकि 180 सबसे सटीक आंसर है उसका 180 के पास में, तो ये 181, एक तिहाई, ठीक है ना। आप भाग देंगे, देखो ना 543 में अपने 3 का भाग दिया, 3 एकम मतलब 3 एकम 3, फिर बच गए 2, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, आगे इसको कैसे निकले। फिर आ जाते राज्य विधानसभाएं, तो ये सर ये कौन सी विधानसभा आ गई है जिसके अंदर 4000 सीटें है, अरे पागल ये टोटल 28 की है यार, क्या करते हो ऐसे। और फिर इसमें अपन ने किसकी और जोड़ रखी है, केवल दिल्ली की, है ना, पौंडीचेरी और कश्मीर की नहीं जोड़, केवल दिल्ली में अपने एनसीआर के अंदर लागू हुई, तो कितनी हो गई 4123। इसमें 3 का भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3, फिर 3 तियां 9, बच गए 2, 3 सत्ते 21 और बच गया 1 और 3 सत्ते 3 चौके 12, 1374 सीटें। ये एग्जैक्ट याद होते, क्योंकि देखो क्या है अपन को पता है, एक मतलब 1/3 तो बच्चे को याद हो जाएगा ये, समझ लो। लेकिन ये 181 और 1374 आ रहा है ना, 1 लिखा फिर 3 लिखा फिर 7 लिखा, अब इन दोनों का डिफरेंस लिख दो ना, क्या है 1 और 3 का, 1 और 7 का, खत्म, आ गया। 1 और 3 को जोड़ दो तो 4 आएगा, 3 और 7 को माइनस कर दो, 7 और 3 को माइनस कर तो भी 4 आएगा। तो कहने वाला आप भूल ही नहीं सकते। और इधर ये 181 आ गया, ठीक है, ये पैक हो गया बीच में, समझ गए। और भाग 16 है ये, इन दोनों को जोड़ के 8 में से घटा दो, 8 माइनस 6 आ गया, 6 16 आ गया, भाग 16 का आर्टिकल 330 का है, खत्म। तो ऐसे थोड़ी सी जगलिंग करोगे ना तो दिमाग क्या होता है, दिमाग अंगेज हो जाएगा। अंगेज होने को अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं कंसंट्रेशन, आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा है इसको, हो गया अपना खत्म। फिर क्या है, यदि नए परिसीमन के बाद सीट है ना, सीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, नए परिसीमन, जैसे मैंने बताया 2026 तक अपनी सीटें फ्रोजन है ना। अभी जैसे अपन देखते हैं कि 543 सीटें आवंटित है राज्यों को, कल को खुदा ना खास्ता ये कुछ भी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 550 की पूरी सीटें आवंटित हो जाती है राज्यों को, तो भैया उसका 1/3 निकाल देंगे अपन, तो समझ रहे हो ना ये चीज। अगर नहीं बढ़ती है 543 से 43 रहती है तो वो 181 सीटें रहेंगी। कहने का मतलब अगर जैसे अपन जैसे आप ये देखोगे नया संसद भवन जैसे जो बना है, इसके अंदर बैठने की क्षमता करीबन 750 के लगभग है केवल मेंबर्स की, ठीक है। तो अगर वो सीट 750 हो जाती है, लोकसभा की सीटें बढ़ा दी ना अपन ने, तो बढ़ जाती है, तो भैया वो देख लो, फिर इसका 750 का 1/3 निकालेंगे अपन, ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान में रखना है ऐसे। फिर क्या है अवधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज है।
क्या अनंत काल के लिए लागू है ये? देखो अनंत काल के लिए नहीं है। 330 में जो अपन पढ़ते हैं ना SC ST, वो भी 10 साल के लिए दिया गया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हर 10 साल के लिए बढ़ता आगे रहता है। जैसे अभी 2030 तक है SC ST के लिए आरक्षण लोकसभा में, फिर वो अगले 10 साल बढ़ जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की रिजर्वेशन की बात है। एक तो है ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण, इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 330 के अंदर। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं सोशो कल्चरल, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सोशल एंड कल्चरल रिजर्वेशन, ये है आर्टिकल नंबर 16(4) में, जिसमें अंदर बात है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है ना। और जिसके तहत जैसे अपन मान लो जैसे सर्विसेज के अंदर जो रिजर्वेशन है सारा जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये सारा 16(4) की बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। सीमा जो है वो इस राजनीतिक आरक्षण की सीमा है ना। ये कई बार जब भी चर्चा में रहता है तो ये आता है कि ठीक है, फिर जैसे जो सर्विसेज के अंदर है, प्रमोशंस के अंदर जो रिजर्वेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है, ठीक है। सांस्कृतिक आरक्षण की जो बात है वो ये लिमिटलेस है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जिनको ज्ञान नहीं होता वो ऐसे आधे अधूरी बातें करते हैं, तो ऐसे अपन को ध्यान में रहना चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सोशो कल्चरल रिजर्वेशन, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की लिमिट थी 10 साल, जो फिर अभी 2030 तक हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही जो है ये कितने साल के लिए लागू है? 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष बाद क्या होएगा? इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर वापस से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 15 याद रखो ही। फिर क्या है, लोकसभा में 4 प्रकार के आरक्षण आज की तारीख में लागू हो गए हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट किया वो कब से लागू होएगा? जब नई जनगणना, नया परिसीमन आएगा। सामान्य के लिए आरक्षण, सामान्य के लिए क्या है कि भाई जैसे अपन ने बोल दिया कि भाई SC ST के लिए इतना है, फिर जो बच गई सीटें वो सामान्य के लिए आरक्षित है, ऐसे। दूसरा है वो SC के लिए, तीसरा ST के लिए, और चौथा किसके लिए? महिलाओं के लिए, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो इम्प्लाइड है 300, मतलब बिल्कुल लिखे हुए क्लियर लिखे हुए 330 के अंदर, अनइम्प्लाइड है। महिला वाला जो है ये 330 के अंदर अपन ने बिल्कुल क्लियर रूप से लिख दिया। ये जो सामान्य के लिए जो आरक्षण है ये गर्भित है, इम्प्लाइड है। क्या टोटल में से आप ये दोनों घटा दो तो जो बचा हुआ वो सामान्य के लिए रिजर्व हो गया, ऐसे, ठीक है। यूं ये क्लियर नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कह रहा हूँ। लेकिन जैसे अपन ने बोला कि टोटल 100 सीट है, 30 उसमें रिजर्व है, तो मतलब 70 क्या हो गए? ये जनरल के लिए रिजर्व हो गई। ये चीज़ ये लिखी हुई है यहाँ पे। फिर अब अपन वर्तमान में देखते हैं विधि मंत्री। देखो ये पता होना चाहिए अपने को, क्यों? क्योंकि एक तो राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरा मोदी 3.0 देख रहे हैं अपन। 3.0 तीनों के अंदर ये मंत्री रहे हैं और जिम्मेदार पद संभाला है। और अपन जैसे देखते हैं, अपन ये बीकानेर हनुमानगढ़ सीट, यहाँ से अपने ये MP हैं, और यूँ चल रहा था कि जैसे भजन लाल, जैसे अपने अभी BJP आई तीसरी बार, तो ये बनेंगे CM। बड़ा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम था वही निकल के आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कोई जो भी कुछ भी आप लोग, तो अर्जुन राम मेघवाल, ये नाम याद रखना है, ठीक है। और इनकी सीट ध्यान में रखनी है। बीकानेर हनुमानगढ़ से अपने ये MP हैं, 25 सीटें हैं अपने, उनमें से ये एक है। और दूसरा जो है, जैसे मंत्री देखो कैसे पूछते हैं, 62 वाला मैंने पूछा, 62 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था कौन था अपने रक्षा मंत्री? कौन थे? कृष्ण मेनन, ठीक, ऐसे याद रखो ये। अब चूंकि ये कानून है, अब आप ये मत दिमाग लगाओ कि सर इस समय भी रक्षा मंत्री, अरे यार वो उस समय लड़ाई की बात थी इसलिए रक्षा मंत्री पूछा, है ना। उस लड़ाई को अपन ने जीता तो रक्षा मंत्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अंदर। इसको अपन ने कानून बनाया। ये देखो 27 साल से प्रयास कर रहे थे, 7वां प्रयास है ये, 27 7 आ रहे हैं ना दोनों में, तो ये जीत है रक्षा मंत्री की, यहाँ पे कानून मंत्री की। जैसे वो रक्षा मंत्री की जीत थी 62, 65, 71 ऐसे। हाँ बिल्कुल। कौन थे बताओ? देखो अब 17 पहले तो ये देखो 17 में सरकार कौन आया, तो 17 सीधी सी बात है मोदी 1.0, 14 से 19 आ गए। अब देखो पहले के अंदर फिर जब मोदी बने पहले प्रधानमंत्री पहली बार, तो उस समय वित्त मंत्री कौन? ये तो शुरू से रक्षा मंत्री रहे हैं। तो ऐसे यूँ बिल्कुल ये जान के चलो ना, जैसे अपने आप, मतलब ये बिल्कुल फिक्स है। जैसे मोदी का जैसे ज़्यादातर जैसे देखोगे ना मंत्रिमंडल, मैं बता रहा हूँ जैसे अर्जुन राम मेघवाल में बता रहा हूँ, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, तो ज़्यादातर का चेंज नहीं किया गया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे ये हो, चाहे रक्षा मंत्री देख लो, गृह मंत्री देख लो, वित्त मंत्री देख लो, विदेश मंत्री देख लो, जयशंकर, नहीं फेरबदल किया ऐसा, ठीक है। ये क्योंकि जैसे यूँ देखते हैं कि भाई विश्वास पात्र जुड़े रहते हैं। आप तो इसी अपन बात करें मंत्रियों की और ब्यूरोक्रेट्स की, आप बताओ जैसे जो मतलब चीफ, मतलब जिसको अपन PSO बोलते हैं ना, प्रिंसिपल सिक्योरिटी ऑफिसर, मोदी के समय कौन है आपको पता है? मतलब जिस समय मोदी CM थे गुजरात के,
तो शायद ये बात है 2003 की बात है, 3 या मतलब आफ्टर गोधरा बात है। तो मोदी जा रहे थे अपने काफिले के अंदर, तो उनका मन करा कि यार बीच के अंदर अपन काफिला रोक लें और अपन एक बार थोड़ा सा जो कोई दो बार खड़े उनको संबोधित कर दे। तो मोदी गाड़ी से उतरने के लिए मतलब तैयार हो गए थे, और जो इनकी ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी उस समय एज ए गुजरात सीएम, तो गुजरात के थे वो आईपीएस कैडर, गुजरात कैडर के आईपीएस, तो उन्होंने मोदी जी को उतरने नहीं दिया गाड़ी से, और क्या बोला कि आप यहाँ गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी में बैठ गए, वो आपने बैठे मर्जी से बैठे, लेकिन उतरोगे मेरी मर्जी से, मैं नहीं उतरने दूंगा। तो बोला आप सीएम हो, लेकिन आप मेरी जिम्मेदारी है आपको सकुशल आपके घर तक या आपके ऑफिस तक मैं आपको पहुंचा, उसके बाद आप फ्री हो। तो बोला मैं सीएम हूँ, बोला मैं जानता हूँ सर आप सीएम हो, आप सीएम हो इसलिए मैं नहीं उतरने दे रहा आपको, फिर नहीं उतरने दिया मोदी को, ठीक है। और फिर मोदी ने जैसे बोला भी कि मैं देख लूंगा सर, आप कुछ भी कर लेना देख लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ उतरने नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी है आपकी क्या करना, हिफाजत करना, सिक्योरिटी करना। बाकी अगर मैंने उतर नहीं दिया तो मैंने वायलेशन कर दिया ना मेरे रूल्स का, और अभी ऐसी इमरजेंसी भी नहीं है कि मैं आपको उतार के और कुछ दूसरे व्हीकल में लेके जाऊँ, ठीक है ना। तो नहीं उतरने दिया, तो वो मोदी को उस समय अटपटा लगा, लेकिन वो जो उस समय एज ए सीएम थे और प्रिंसिपल सिक्योरिटी ऑफिसर थे एज ए सीएम के, आज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी के वही प्रिंसिपल सिक्योरिटी ऑफिसर है। और मोदी ने ये चीज़ वाकया है, ऐसा थोड़ा है कि मेरे को खुफिया जानकारी, ये खुले मन से स्वीकार की है, ठीक है। अभी जो आईपीएस का जो अभी पास हुआ अपने आईएएस आईपीएस का प्रोफेशनल, तो उनकी जब वो अपने दिल्ली के अंदर पूरे उनको संबोधित किया बैच को, तब मोदी ने ये वाक्य सुनाया कि तुमको जिसने ट्रेनिंग दी और ये जो आगे आगे बैठे हुए ना, ये मेरे से गुजरात से मेरे से साथ हैं ये, और मैं उतरने लगा था तो मुझे नहीं उतरने दिया, और बोला कि आप होंगे सीएम, मुझे पता आप सीएम हो इसलिए मैं रक्षा कर रहा हूँ, ये देख लो आप। तो ये होती है जिसको अपन बोलते हैं ना कि ये क्या डेडिकेशन होता है जॉब के प्रति वो। तो इसलिए मैं बताऊँ कि मतलब ये मोदी इस चीज़ का काफ़ी जैसे है कि भाई विश्वास जैसे जीत लिया तो फिर ना उसको हिलाते हैं ना हिलने देते हैं। चलो खैर आ जाओ, तो ऐसे अर्जुन लाल मेघवाल, ये राम मेघवाल, ऐसे अपन देख रहे हैं कि विश्वसनीय टीम के मेंबर ही हूँ। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रयास। तो देखो क्या है, आपने जैसे ये नाम पढ़ा करो, जैसे आते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आते हैं मोदी के, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे ना तो गत वर्षों से चले जा रहे हैं, इनका एक्सटेंशन दिया गया है इनको, ये सिर्फ इसी कारण से, पूरी टीम वही है पुरानी। फिर अपन देखते हैं प्रयास, ये 7वां प्रयास है जो सफल हुआ है, पहले के 6 असफल। अब 6 से घबराओ मत, उन 6 में से 4 नाम तो एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए जिसके नाम में 3 अक्षर हैं, क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। देख लो आप, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 4 हो गए प्रयास किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में जब इन्होंने जैसे देखते हैं कि 13 दिन की सरकार बनी, फिर 3 महीने, और फिर इन्होंने जब अपन जैसे देखते हैं पूरा कार्यकाल जैसे 5 साल का निकाला। ये इनका तीसरा टर्नओवर था, 2000 मतलब 1999 से लेके और 2004 तक। फिर 2004 में पहली बार यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, सोनिया मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री बने, यूपीए 1 2, 4 से 9, 9 से 14, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के सारे काम है, 4 बार इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसमें गलती अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं थी, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो कि 2000 मतलब 1999 से लेकर 2004 तक उनका वो पूरा टेन्योर था, मतलब 5 साल जब पूरे किए, मतलब 3 बार बने प्रधानमंत्री, पहले बार 13 दिन, फिर 3 महीने, फिर 5 साल ये। और ये जो 13 दिन वाली थी, इसी में जयललिता ने उनको टेंशन दी थी, है, 1 वोट से हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वास मत, ठीक है ना। तो उसमें जयललिता ने बोला था मेरे खिलाफ जो सीबीआई इंक्वायरी वो आप हटा लो तो मैं सपोर्ट करूंगी। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्टेटमेंट कई बार न्यूज़ में आता है कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन इस लोकतंत्र की, संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। फिर वो उन्होंने इस्तीफा दिया, और उधर फिर लोग जयललिता जैसे अपन देखते हैं कि बिल्कुल लाइफ जब तक वो जिंदा रही तब तक वो सीबीआई का उनसे जो पीछा था वो नहीं छूटा, और उसी गम में वो सर सुधार गई, ठीक है। तो अपन जैसे देखते हैं 99 के अंदर आई है, तो देखो आते ही फिर इन्होंने प्रयास चालू कर दिया 2002 के अंदर, फिर तीसरा 2003 में किया, और ये तो 3 महीने के अंदर वाली में लाया गया था, ये तो जब आया पहली बार, दूसरी बार, ठीक है। तो ऐसे देख लो 4 में से 6 में 4 प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहला HD देवगौड़ा, तो हाई डेफिनेशन याद रख लो ना, आपने जैसे बोलते हैं ना HD डिस्क, तो हाई डेफिनेशन, ठीक है। HD देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट 1996 में आया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी है, फिर टोटल 5 हो गए। छठा प्रयास मनमोहन सिंह सरकार 2010। अब मैं जो बताया था ना, जैसे वो अधमने मन से आप प्रयास करते हो, तो ये जो है आप जैसे देखोगे कि अपन जैसे देखते हैं कि 2004 से 9, ठीक है, और फिर ये 2009 ये प्रयास ये यहाँ था। तो जैसे ही आए वैसे अपन ने पेश किया, लेकिन ये हो नहीं पाया था, ठीक है। तो ये प्रयास जरूर था, लेकिन फिर यहाँ पर जैसे देखते हैं गठबंधन सरकार थी,
तो शिबू सोरेन वगैरह जैसे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो बिल्कुल अदर झूल में चल रही थी, 2G स्पेक्ट्रम जैसे अपन देखते हैं। तो ये सारा मतलब तो आप जैसे देख रहे हो कि अटल बिहारी वाजपेयी भी सरकार चाहते तो बचा सकते थे, भाई जयललिता को बोलते थे हटा दो सीबीआई इंक्वायरी, नहीं हटाए तो गरिमा बनी रही। आज जो अपन कांग्रेस की स्थिति देखते हैं ना कि जैसे मोदी जीते 2014 में, तो जो कांग्रेस की जो छींची हुई है वो सब इस टेन्योर में हुई है। देखो ये टेन्योर जो है ना 2004 से 9, ये वो काल है जब देश ने क्या देखा है, अपन मनरेगा देखा है, देख लो आपका वो लागू। ये वो काल है जब देश ने RTI देखा, ठीक है 2005 से सारा पढ़ते हैं। ये वो काल है जब देश ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देखा। ये वो काल है जब वो आधार की बिल्कुल एक डेमोग्राफी तैयार हुई थी, आधार होएगा क्या, कैसे चालू होएगा, मतलब वो फिर 10-11 से बनना चालू हुआ था, लेकिन उसकी आधारशिला जैसी होगी ना UIDA बनेगा सारा, आदि नंदन नीलकणी, ये सारी ये बन चुकी थी। तो देख लो क्या दिए गवर्नमेंट ने 2004 से 9, और इसमें क्या दिया तुमने, इसमें वो कोल स्कैम निकल के आया था पूरा, ठीक है झामुमो, जो फोर्डर स्कैम जो अपन देखते हैं इसका डिसीजन आया ये अपने, फिर जो सबसे कालजयी जो था वो ये 2G स्पेक्ट्रम हो गया, ये राजा है ना जो कांग्रेस को ले डूबे। तो ये जो है ना ये इसके अंदर ऑलमोस्ट था, तो ये भी गठबंधन, इसको अपन बोलते हैं UPA 1 और इसको बोलते हैं UPA 2। तो UPA 1 में भी गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कंपेरेटिवली मजबूत थी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी स्थिति मजबूत नहीं थी, मतलब समझौतों की सरकार थी। तो ये मनमोहन सिंह जो थे इसको बोलते थे मनमोहन नहीं, इसको बोलते थे मौन मोहन, कि मुंह नहीं खोलते। फिर मनमोहन सिंह ने एक प्रेस मीडिया में लास्ट में ये बोला था कि मैं अगर मुंह बंद रखता हूँ ना तो कई लोगों की आबरू बची हुई है ना, मतलब मेरी जो मौन है ना, मेरा जो मौन है वो कई लोगों की आबरू बचाए हुआ, तो मत बोलो कि मैं मेरा मुंह खोलूँ। ये इनका स्टेटमेंट था, मतलब जो आखिरी बैठक थी UPA 2 की। तो ये कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद ही खोदी हुई है इन सबसे। ये देख लो आप, जैसे ये कोल है, कोल मंत्री उस समय कौन थे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, अपन पढ़ते हैं अभी हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन जो अपन ने पढ़ा, उनके पिताजी थे ये। तो अपने कोल सेक्रेटरी उस समय थे, सेक्रेटरी का तो मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी किताब आई थी जिसको मतलब बुक बॉम्ब बोलते हैं, बीबी बुक बॉम्ब, मतलब वो किताब ने इतना धमाका किया। उसमें क्या लिखते हैं, कोल सेक्रेटरी का तो नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन नहीं और भी नाम था, बता दूंगा भी ध्यान आ जाएगा। तो उन्होंने किताब लिखी, तो वो क्या लिखते हैं कि कई बार क्या होता है कैबिनेट की बैठक होती है तो 7 रेस कोर्स पे होती है, RCR 7 रेस कोर्स। तो उस समय भाई अध्यक्षता मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी सब आते थे, कैबिनेट मंत्री शिबू सोरेन भी आते थे। तो क्या होते थे, अमूमन ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री आता है तो भाई सब लोग खड़े होकर संबोधित करते हैं, समझ रहे हो। तो जब मनमोहन सिंह वहाँ आया करते थे कैबिनेट की बैठक को अध्यक्षता करने के लिए, तो शिबू सोरेन खड़े ही नहीं होते थे, समझ रहे हो। फिर सोनिया गांधी इनको बोलती थी मिस्टर स्टैंड अप, भाई वो सम्मान होता है एक, तब सोनिया गांधी पे कहने पे ये शिबू सोरेन खड़े हुआ करते थे। ये किसने लिखा है, कोल सेक्रेटरी ने अपनी किताब में। अब आप देख लो उस व्यक्ति की इतनी, मतलब आप देख लो, मतलब खड़े नहीं होना, कोई ऐसा नहीं कि कोई सम्मान का भूखा मनमोहन सिंह खड़े थे, लेकिन क्या है एक उसे ये दर्शाता है कि यार आप कितने ग्रेटिट्यूड रखते हो, कितना सम्मान किसी के प्रति रखते हो। तो आप देख लो, आप इसे अंदाजा लगा सकते हो। इनका ये मानना सरकार तो हम ही चला रहे हैं, तो सारा कोयला तो खाया ही खाया, सारा कांग्रेस की होगी। फिर मोदी ने जो 2014 में प्रचार किया वो इस करप्शन के अगेंस्ट में तो था सारा। तो अगर UPA 2 झुकती नहीं इनके आगे, तो शायद आज कांग्रेस की वो इतनी जो अपन बोलते हैं इमेज धूमिल हुई है, वो शायद नहीं होती। भाई अटल बिहारी वाजपेयी तो गए थे, लेकिन सम्मान से वापस नहीं आए क्या 99 में, नहीं हो। तो गठबंधन की वही है, अपनी मजबूरियां होती है गठबंधन सरकार की, इशारों पे चलती है, ये है। तो जो एक अपन देखो, मैंने क्यों बताया कि एक आता है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसमें, गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये कब बनती है, जब वर्डिक्ट क्लियर नहीं आता। तो एक वो बताओ, जैसे भारत की आधी जनसंख्या तो वोट ही नहीं डालती है। तो भाई सब पढ़े लिखे वोट डालें, समझदारी से आप डालो, तो आप सरकार जिम्मेदार, पहले भाई अपने डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो जिम्मेदार नागरिक ही जिम्मेदार लोकतंत्र या स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। आप बोलोगे मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं तो बैठा रहूंगा, तो वोट फिर लो, शिबू सोरेन जैसे जीत के आएंगे फिर, अगर तुम वोट नहीं दोगे तो अपना अधिकार पहचानो। भाई राइट टू वोट है ना, कहाँ दे रखा आपने, 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 62, लीगल राइट है अपना वोट देने का, तो वोट दो ना, तब सही लोग आएंगे और फिर लोकतंत्र बचा रहेगा। तो ये सब उस दिशा में बता रहा हूँ आपको, ऐसे कहानी मत समझा करो यूँ, ठीक है। तो ये हो गए। फिर मनमोहन सिंह की सारा मैंने जैसे बताया आपको। फिर 7वां प्रयास मोदी जी ने किया अपने 2023। अब जैसे ही आ जाए 2023, सब कुछ दिमाग में खोल लेना है, क्या 10वीं बार स्पेशल सिटिंग, ठीक है, आर्टिकल नंबर 352(8), समझ गए ये सारा। और फिर वही सारी तारीखें याद आनी चाहिए बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल ही कंप्यूटर की तरह। 17 सितंबर झंडा, 18 लास्ट बैठक,
19 लास्ट बैठक और पहली बैठक, और 19 को आ गया नारी शक्ति वंदन। मतलब यूँ गोलीगढ़ चीज़ें याद आनी चाहिए तभी मज़ा आएगा, और यूँ ऐसे रुक रुक के चलोगे तो देखो कन्फ्यूजन है। और ये टू द पॉइंट में आपको मैटर दिया बिल्कुल टाइप हो, इसीलिए कि कहीं कन्फ्यूजन नहीं बने। फिर लोकसभा राज्यसभा की बात करें, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा के अंदर नहीं आया। देखो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, कब आया लोकसभा में, कब आया अपन देख रहे हैं यार, 19 को आया, 19 को पास हो गया। फिर राज्यसभा के अंदर मैंने बताया कि एक दिन बीच में गया, 20 बीच में गया, 21 में आ गया, 28 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, अधिसूचना निकल गई। ये देखो ना, लिखा हुआ ना सारा, ये देखो लोकसभा सिर्फ एक ही दिन बीच में 20 गया, 21 राज्यसभा, राष्ट्रपति 28 खत्म, और वो 17, 18, 19 अलग है, ऐसे है ना। तो ऐसे इसको बिल्कुल क्लियर कट अपने याद रखो। तो G20 देख लिया अपने। तो ऐसे करके ये अपना नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो है ना, सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। विधेयक कौन सा है, 128वां अधिनियम, 106वां विशेष सत्र, 5 दिन 18 सितंबर से 22 सितंबर। 18 सितंबर ही क्यों चुना गया, क्योंकि 17 सितंबर को किसका जन्मदिन मना लिया अपन ने, मोदी जी का, है ना। फिर 19 सितंबर को लोकसभा में पारित हो गया, बहुमत 452-4, 2 जिसने नहीं दिए उसने ओवैसी। 21 सितंबर लोकसभा, 28 सितंबर राष्ट्रपति, 19 सितंबर लोकसभा, 28 सितंबर राज्यसभा, 19 सितंबर लोकसभा, 21 सितंबर राज्यसभा, 28 सितंबर राष्ट्रपति, 28 सितंबर गजट नोटिफिकेशन। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 79, ठीक है। फिर आरक्षण, गजट नोटिफिकेशन, आरक्षण महिलाओं को 1/3, 33% नहीं है, 1/3 है, लागू हो गया। कहाँ, राज्यसभा के अंदर नहीं है, लोकसभा में है, विधान परिषदों में नहीं है, किसमें, केवल विधान सभाओं में, राज्य विधानसभा। नेगेटिव याद रखो इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आएगा तो नेगेटिव में आएगा, उसमें बिड़ते लिखा रहेगा राज्यसभा में लागू नहीं है। अब जो कह रहे हो तो लागू कहाँ था, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता लोकसभा राज्यसभा के अंदर लागू नहीं हो, तो इसलिए अपन दोनों चीज़ें बताई हैं। लोकसभा में लागू है, राज्यसभा में लागू नहीं, राज्य विधानसभा में लागू है, राज्य विधान परिषद में लागू नहीं है। लागू कहाँ नहीं है, पौंडीचेरी में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, तो कहाँ लागू है साहब, ये केवल दिल्ली में लागू है। और कहाँ लागू नहीं है, केंद्रीय विधानसभा में और राज्य विधान, इसमें आगे लिख लो विधान परिषद भी। फिर कब से लागू होएगा, नई जनगणना व नई परिसीमत, ये कहाँ लिखा हुआ है सर, इससे लागू होएगा, ये 28 सितंबर वाले गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। प्रतीक्षा कितने साल कर लिया अपन ने, 27 साल। संबंधित अनुच्छेद 330 है, संबंधित अनुच्छेद, जिसमें SC/ST के लिए आरक्षण की बात है लोकसभा में, उससे नया अनुच्छेद जोड़ा अपन ने 330 क सीटें। और ये भाग मैंने बताया था 330 के कौन से भाग के अंदर आ गया, पार्ट 16 है ना, भाग 16। सीटें लोकसभा के अंदर 543 का 1/3 निकाला, 181, राज्य विधानसभा 4123। देखो इसमें आप जैसे देख रहे हो 4 फिर 1 2 3 एक साथ आए ना, मतलब 1 से लेकर 4 तक पूरे अंक आ गए, 4 1 2 3, 3 का भाग दिया तो कितने आ गए अपने, 1 2 1 3 7 4, 1 और 3 4, 7 में से 3 माइनस के 4। यदि नए परिसीमन के बाद सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो उस हिसाब से उसका जो भी संख्या है ना सीटों की, उसका 1/3 निकलेगा, बात इतनी सी है। अवधि 15 साल है, 15 साल के बाद क्या होगी भैया, समीक्षा होगी, उसके बाद लागू करें। 4 तरह के आरक्षण, सामान्य, SC ST एंड महिला। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रयास 7वां प्रयास, ठीक है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ देखो 27 साल इंतजार किया तो 24 लागू हुआ, 24 और 3 साल ये धर के जोड़ दो जो बचे ना, 96 97 98 3, तो 24 और 3 27, ऊपर लिखा होता ना 27 साल बाद आया, 27 वर्ष, तो ये देख लो ना, सबसे पहले 96 में आया था, फिर आगे ना 96 से 2024 तक 27 साल हुए ना अपने, यहाँ से आगे लिख लो 27 साल पहले। भाई ये कौन सी लड़ाई है, कितने सालों से अपन ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहाँ 96 के ब्रैकेट में लिख लो 27 साल पहले सबसे पहली बार आया था ये, फिर 27वें साल में तो पास ही हो गया 2024 में, ठीक है। फिर सर्वाधिक प्रयास किसने किए, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कितने, 4, मतलब यूं कह रहे हो सर्वाधिक है, सफल प्रयास किसने किए यार, प्रयास तो मायने रखता है ना, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, ये 4। फिर कौन कौन प्रधानमंत्री हैं जो कि नारी शक्ति वंदन या महिला आरक्षण संबंधित विधेयक से जुड़ी हुई सरकारें हैं, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और चौथे मोदी। इनके अलावा कोई भी प्रधानमंत्री आए, जैसे इंदिरा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, और भी जैसे अपन देखते हैं गुजराल है कि नहीं, PV नरसिम्हा राव है, उनका कोई भी लेना देना है इससे, आता है ये क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का संबंध अपने महिला आरक्षण विधेयक से, तो ऐसे आप देखोगे इंदिरा गांधी, अरे चिपका दो यार, उनका तो मेन नहीं था, यही है सारे जो हैं 4 5 नाम हो गए ना, 4 नाम हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक।
अटल बिहारी वाजपेयी सब सर्वाधिक प्रयास में 4 बार। ऐसे करके ये था। फिर ये अपना टॉपिक यहाँ पूरा होता है। G20 अपन देख ही लिया, ठीक है। तो ऐसे इसको देख लो, नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो भी क्वेश्चन आया उसको देखो, समझाएंगे, फिर आगे चलते हैं अपन।